Hello, guys, welcome back to the Trailblazing team. So, in today's lecture, we will study about the different monetary tools used by RBI for controlling the inflation, like liquidity adjustment facility, then marginal standing facility, open market operations, then CRR and SLR. Please stay tuned for the further explanation of the lecture. कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट वीडियो। तो हम देख रहे थे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कौन कौन से टूल्स यूज कर सकता है। हमने एक लिस्ट देख ली है। नाउ वी विल सी दिस लिस्ट वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी 2000 में इंट्रोड्यूस हुई थी। अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो एक तरीके से लिक्विडिटी को एडजस्ट करना मार्केट में। तो हम व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी बेसिकली ये होता है कि कितने ईज से आप कोई भी एसेट को या सिक्योरिटी को कन्वर्ट कर सकते हो रेडी कैश में विदाउट अफेक्टिंग इट्स मार्केट प्राइस। ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास यू हैव सम पेंटिंग जो आपने बहुत महंगी खरीदी थी और आपके पास कुछ गोल्ड है। तो वो पेंटिंग भले ही बहुत महंगी थी, हो सकता है गोल्ड से भी महंगी रही हो, पर होगा क्या कि अगर आपको इमीडिएट कैश की जरूरत है तो आप मार्केट में जाके तुरंत नहीं कह सकते कि मुझे बायर चाहिए, मुझे ये पेंटिंग बेचनी है। हो सकता है कोई आपने खरीदी हो वो 1 करोड़ में और कोई कहेगा नहीं नहीं मैं इतना नहीं दूंगा, मैं आपको 20 लाख दे दूंगा। तो आप उसको नहीं बेचोगे, या अगर बहुत ज्यादा कैश की जरूरत होगी तो यू विल सेल। हाउएवर ऑन द अदर हैंड अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड क्या है? हाईली लिक्विड है। मैं किसी भी अगर ज्वेलर के पास जाऊं या कहीं जाऊं, इवन बैंक्स भी, अगर मैंने बैंक से लिया होगा तो बैंक्स कैन ऑल्सो बाय बैक अगर उनके ऐसा कोई प्रोविजन होगा या बाकी कोई कंपनीज होंगी जो लेती होंगी इसको। तो गोल्ड इज हाईली लिक्विड कंपेयर टू दैट पेंटिंग। तो पेंटिंग इज नॉट ए लिक्विड एसेट। ठीक है, हो सकता है अगर हाँ आपके पास टाइम है और आपने बता दिया है लोगों को मे बी समवन विल कम, और हो सकता है आपने खरीदी थी 1 करोड़ में, वो 1 करोड़ 10 लाख या 20 लाख देने को रेडी हो जाए। बट गोल्ड के केस में क्या होगा, वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। तो गोल्ड इज मोर लिक्विड देन दैट पेंटिंग। तो ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, तो जो वो ये बैंक्स को हेल्प करती है किसी भी शॉर्ट टर्म कैश शॉर्टेजेस को रिजॉल्व करने में। तो आरबीआई ने ये एक तरीके से फैसिलिटी दे रखी है बैंक्स को कि भाई अगर आपको कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ कैश की प्रॉब्लम है, और शॉर्ट टर्म जनरली डिफाइन होता है यहाँ पे ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब अगले दिन जब बैंक्स खुलेंगे और जब आरबीआई का टाइम होगा नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, तो यू हैव टू पे बैक। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट टर्म। जरूरी नहीं है कि ओवरनाइट ही हो, जनरली 2-3 दिन का भी हो सकता है टाइम, डिपेंडिंग ऑन द अग्रीमेंट विच दे हैव साइंड, बट जनरली इट इज ओवरनाइट। तो इसको यूज करके क्या होता है कि जो आरबीआई है वो लिक्विडिटी को एडजस्ट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है मार्केट में। कैसे? अभी देखते हैं कि एलएफ में दो रेट्स होते हैं, एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। एक एक करके देखते हैं दोनों क्या है। रेपो रेट क्या होता है कि अगर बैंक्स को कुछ जरूरत है पैसे की, तो बैंक आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से कहेगा आई नीड सम मनी, और उसके बदले में आप एक काम करो, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो आप रख लो। इट्स लाइक अ कोलैटरल कि आप जैसे किसी के पास जाओ कि मेरे पास गोल्ड है, आप उसके बदले कैश दे दो, और जब कभी मैं बस दोबारा कैश होगा आई विल टेक माई लोन गोल्ड बैक और आपको पैसे वापस कर दूंगा। तो इट्स समथिंग लाइक दिस। तो बैंक्स सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो टाइप की होती हैं, वी हैव गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो मेच्योरिटी होती है वो 1 साल से ज्यादा की होती है, और ट्रेजरी बिल की 1 साल से कम की होती है। तो ये तरीके से उनका रीपर्चेज अग्रीमेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेपो रेट। तो अब होगा क्या? तो अब लेट्स से अगर बैंक की रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ रुपए की शॉर्ट टर्म के लिए, भाई इसको आज चाहिए और कल, ठीक है, उसके पास आ जाएंगे पैसे कहीं से, या कुछ शॉर्ट टर्म की ही रिक्वायरमेंट है कि वो इन्वेस्ट करेगा अगले दिन ही उसको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो आरबीआई कहेगा ठीक है, यू टेक 1 करोड़, उसके बदले की आई नीड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और जो इंटरेस्ट होगा दैट इज कॉल्ड रेपो रेट विच इज 5%। तो पेबल इंटरेस्ट कितना होगा, विच इज, अगर एक दिन की बात करके 5% हम किस में कैलकुलेट करते हैं, किस में बताते हैं, पर एनम के बेसिस पे। तो मैं 5% डिवाइड करूंगा 365 से टू कैलकुलेट माई इंटरेस्ट फॉर 1 डे, और इंटू 1 करोड़ करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली ये 1370 रुपीज के आसपास इंटरेस्ट बनेगा एक दिन का। तो दैट मच बैंक हैज टू पे द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट एंड
अगले दिन वो अपनी सिक्योरिटीज वापस ले जाएगा। तो अब रेपो रेट आरबीआई के हाथ में है कि कितना रखना है। तो आरबीआई अब चेंज क्यों करती है रेपो रेट? रेपो रेट के ही थ्रू वो लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकती है मार्केट में। कैसे? अगर लिक्विडिटी हाई है तो जनरली अगर लिक्विडिटी हाई होती है, वी हैव ऑलरेडी सीन कि इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है, और अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है तो आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर देती है। रेपो रेट इंक्रीज करने से क्या होगा, क्योंकि अब बैंक्स के लिए क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बढ़ जाएगा, और जैसे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगा तो बैंक थोड़ा हिचकिचाएंगे कि लेट्स बोरो लेस फ्रॉम द आरबीआई। हमारे पास जो भी कैश आ रहा है फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, उसको ही हम काम चला लेते हैं, थोड़ा कम बोरो कम करेंगे, और उसके बदले में बोरो हो सकता है करना ही पड़े, तो उससे क्या होता है, जो बैंक लेंड कर रहे हैं जब फाइनली हम लोगों को, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है बैंक बढ़ा देता है अपने प्रॉफिट्स को कवर करने के लिए। तो बैंक अगर बोरो लेस करेंगे तो लेंड भी लेस करेंगे, क्योंकि पास इतने पैसे नहीं होंगे, और अगर लेंडिंग रेट इंक्रीज कर दिया है तो हम लोग खुद ही अवॉइड करेंगे कि बोरोइंग नहीं करेंगे, और जब बोरोइंग कम होती है और बैंक कम लेंड करते हैं तो उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, उस इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से डिमांड डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि हमारे पास जब हाथ में पैसे नहीं आएंगे, हम कार लोन लेना था और इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गया, तो वी विल डिफर दैट डिसीजन टू बाय द कार। तो इससे डिमांड डिक्रीज होती है, जब डिमांड डिक्रीज होती है तो क्या होता है, आपका जो इन्फ्लेशन है वो अपने आप थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो दिस इज हाउ आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन थ्रू रेपो रेट। इसका ठीक उल्टा होगा, अगर लिक्विडिटी लो होगी तो वो भी अच्छी बात नहीं है, तो लिक्विडिटी लो है तो इन्फ्लेशन काफी कम हो सकता है, और अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो उससे क्या होगा, आरबीआई रेपो रेट को कम करेगा। आरबीआई क्यों कम करेगा? उसकी वजह से क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो बैंक्स का है वो अब डिक्रीज कर जाएगा। अब अगर बैंक को ठीक है, लग रहा है कि भाई कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे मिल रहे हैं, तो वो आरबीआई के पास जाके और ज्यादा बोरो करेगा, और क्योंकि उसको ज्यादा बोरो कर रहा है तो ज्यादा लेंड भी कर पाएगा तो इसलिए वो लेंडिंग रेट जो है डिक्रीज कर देता है, क्योंकि अब पैसे तो उसके पास आ रहे हैं तो लोग भी तो आने चाहिए ना उसके पास। तो जो लेंडिंग रेट है, जो फाइनली वो हम लोग को जो इंटरेस्ट लगाएगा हमारे ऊपर, वो उसको कम करेगा। तो बैंक्स ज्यादा लेंड कर रहे हैं, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं तो पीपल विल स्टार्ट बोरोइंग, तो इससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज करेगी, और डिमांड इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत नीचे चला गया होगा या डिफ्लेशन वाली कंडीशन आएगी, तो डिमांड इंक्रीज करके वी कैन अगेन इंक्रीज द इन्फ्लेशन, और हम एक लिमिट के अंदर उसको रख सकते हैं 2% टू 6% के बीच में, जो हमारा टारगेट है। वैसे रिवर्स जैसे रेपो रेट था, रिवर्स रेपो रेट ठीक रेपो रेट का उल्टा होता है, कि भाई अब आरबीआई भी बोरो कर सकता है बैंक से। इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर बैंक्स के पास ज्यादा पैसे पड़े हैं और वो लेंड नहीं कर पा रहा है किसी रीजन से, तो वो क्या होगा, वो जाके अपना पैसा पार कर देगा आरबीआई के पास, और आरबीआई से कुछ सिक्योरिटीज ले लेगा, और उसके बदले में आरबीआई उसे कुछ इंटरेस्ट भी पे करेगा। अब जनरली क्या होगा कि देखो, आरबीआई को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली वो कम ही पे करेगा, जितना कि वो बैंक्स को लेंड करने पे वो बैंक से ले रहा था। तो इसलिए रेपो रेट विल ऑलवेज बी मोर देन रिवर्स रेपो रेट। अब लिक्विडिटी हाई है, ठीक है, तो लिक्विडिटी हाई से क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करेगा। देखो वहां भी क्या था, रेपो रेट को भी उसने इंक्रीज किया था, उससे क्या हुआ था कि जो बैंक्स का जो कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था, वो बढ़ गया था। अब यहाँ पे क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया है, तो बैंक सोचेगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो मैं पार्क कर देता हूँ जाके किसके पास, आरबीआई के पास ही, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा हुआ है। तो दे आर इंसेंटिवाइज टू कीप मनी विद आरबीआई। तो अब क्योंकि आरबीआई के पास पैसे पहुंच गए हैं, तो उससे क्या होगा, मार्केट में पैसे नहीं बचेंगे, उससे लिक्विडिटी डिक्रीज कर जाएगी, लिक्विडिटी डिक्रीज करेगी तो इन्फ्लेशन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक उल्टा क्या होगा कि अगर लिक्विडिटी लो है तो इन्फ्लेशन डिक्रीज करेगा, तो आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज करेगा, दोनों को साथ में करता है। अगर वो रेपो रेट को इंक्रीज करता है तो रिवर्स रेपो रेट को भी इंक्रीज करता है, और अगर रेपो रेट को डिक्रीज करता है तो साथ ही साथ वो रिवर्स रेपो रेट को भी डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि अगर उसने रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज किया तो अब बैंक को लगेगा कि यार इतना प्रॉफिट नहीं है आरबीआई के साथ रखने में, और प्लस रेपो रेट भी कम है, तो हम एक काम करते हैं, आरबीआई से बोरो कर लेते हैं, वी विल
लेंड टू द पीपल एट द लोअर रेट, तो हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो अब बैंक्स के पास इंसेंटिव नहीं बचा आरबीआई के पास रखने के लिए, तो अब बैंक्स जो हैं ज्यादा बोरो करके और जो उनके पास ये पैसे थे एक्स्ट्रा वो भी निकाल के मार्केट में डाल देंगे थ्रू लेंडिंग टू कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स। तो उससे क्या होगा, लिक्विडिटी इंक्रीज कर जाएगी और इन्फ्लेशन भी इंक्रीज कर जाएगा। तो वी हैव सीन दैट थ्रू रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन हाई है तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट भी बढ़ाता है और रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ाता है। इन्फ्लेशन अगर लो है तो आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट भी घटाता है और रिवर्स रेपो रेट भी घटाता है। अब अगर इन्फ्लेशन विद इन लिमिट्स ठीक है मतलब 4% के आसपास ही है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई तो चेंज ना करे, ठीक है। पर अगर मान लो कुछ ऐसा है कि ग्रोथ कम है और ग्रोथ को स्टिमुलेट करना है, जीडीपी थोड़ी बढ़ानी है हमें, तो आरबीआई उस टाइम पे क्या कर सकता है, इट कैन डिक्रीज रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट। तो उससे क्या होगा, बैंक्स ज्यादा लेंड करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा कंजम्पशन होगा, जिसकी वजह से जीडीपी इंक्रीज करेगी। तो इसलिए वो डिक्रीज करता है टू स्टिमुलेट ग्रोथ। हर 2 महीने, इट इज बाय मंथली डिसीजन, हर 2 महीने पे आरबीआई बैठती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है पूरी। पहले सिर्फ आरबीआई गवर्नर डिसाइड करता था, लेकिन अब पूरी कमेटी बना दी गई है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है कि कितना रेपो रेट और कितना रिवर्स रेपो रेट होगा। तो हमने देख लिया अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नाउ वी विल सी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 2011 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये तब आता है क्योंकि जब एलएएफ का जो अमाउंट है, क्योंकि वो फिक्स होता है, एलएएफ के अंदर जो बैंक्स बोरो कर सकते हैं या जो उनके पास रख सकते हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट है, उसके ऊपर नहीं जा सकते वो, क्योंकि और वो कोलैटरल बेस्ड है। जब वो अमाउंट एग्जॉस्ट कर जाता है तब एमएसएफ की बात आती है। तो एमएसएफ क्या है, आरबीआई ने जो एमएसएफ रेट होता है इट इज ऑलवेज मोर देन रेपो रेट। एक तरीके से वो बैंक्स को कह रहे हैं कि भाई आपने जब एलएएफ की लिमिट तक आप बोरो करो, उससे ज्यादा बोरो करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज क्या होगा कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकती है और फिर अगेन वही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बाकी प्रॉब्लम्स आएंगी उसकी वजह से। तो लेकिन फिर भी हो सकता है कि बैंक को बहुत ज्यादा जरूरत है और उसको लेना ही लेना है, तो ठीक है, आरबीआई ने कहा ओके वी हैव दिस फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आप आओ, you can borrow but you have to pay a higher amount. It is sort of a penalty for excessive borrowing. तो क्या होता है कि एक नीड फॉर लिक्विडिटी है बैंक्स की, तो वो उसको, और प्लस एक रेगुलेशन, हमें लिक्विडिटी को रेगुलेट भी करना है, तो इनके बीच में ये बैलेंस बनाने के लिए दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड व्हिच इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ऐसे ही एक बाकी रेट्स की तरह एक रेट हुआ करता था बैंक रेट, इट इज नो लॉन्गर यूज्ड। अभी भी इस हमारी लॉ बुक्स में पढ़ा हुआ है, आरबीआई एक्ट में इसका मेंशन है, बट इट इज नो लॉन्ग यूज बिकॉज बैंक रेट वाज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म लेंडिंग। शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए वो नहीं था, लॉन्ग टर्म लेंडिंग के लिए था। अब जब से एलएएफ की फैसिलिटी आई है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के फॉर्म में, तब से आरबीआई ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। और जो, लेकिन अभी भी उसका रेट अनाउंस होता है, दो इट डजेंट मीन एनीथिंग। और बैंक रेट को अब अलाइन कर दिया गया है एमएसएफ के साथ ही, तो बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो होता है अब वो सेम है। तो now we have seen liquidity adjustment facility, marginal standing facility and bank rate. Now we will see open market operations. ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं, इसमें क्या होता है कि अगर, अगेन दिस इज द मोस्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो एक इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई द्वारा, एंड ऑल्सो मोस्ट फ्लेक्सिबल। इसमें क्या होता है, आरबीआई जाती है बैंक्स के पास, ये नॉर्मल जनता के लिए नहीं है, इट इज जो आरबीआई के जो बैंक्स हैं ये डेफिनेटली उन्हीं के लिए ही है। तो सेल वहां पे आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट को ओपन करता है फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आगे हम देख चुके हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो टाइप की हैं, बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स। बॉन्ड्स का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो मोर देन 1 ईयर है, ट्रेजरी बिल्स का लेस देन 1 ईयर है। बॉन्ड्स में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे किया जाता है हर 6 महीने पे। ट्रेजरी बिल्स क्या है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, उस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते, पर जब वो इशू किए जाते हैं इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट। मतलब अगर 100 रुपए का बॉन्ड है तो हो सकता है आपको वो 92 रुपीज या 93 रुपीज में दे दें, और जब भी वो मेच्योर करेगा इट विल बी रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, आपको पूरे 100 रुपए मिल जाएंगे। बॉन्ड्स में यू गेट द इंटरेस्ट।
और जनरली बॉन्ड्स क्या होता है, थोड़ा सा नीचे देखें तो बॉन्ड्स की जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 5 to 40 ईयर्स होता है इन जनरल, आरबीआई जो इशू करता है। और ट्रेजरी बिल्स के जो पीरियड्स होते हैं वो 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। एक और इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई ने काफी लेट इंट्रोड्यूस किया था, इट्स कॉल्ड कैश मैनेजमेंट बिल्स। ये क्या है, ये टेम्पररी मिसमैच को मीट करने के लिए, मान लो गवर्नमेंट को थोड़े पैसे कम पड़ गए तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कैश मैनेजमेंट बिल्स निकालती है। इट इज सेम एज ट्रेजरी बिल्स, सारे इसके फंडे सेम है, बस क्या होता है कि मेच्योरिटी पीरियड जो है वो लेस देन 91 डेज होता है। हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कुछ ऐसे हो सकता है उसका, डिपेंडिंग कि गवर्नमेंट को कितने दिनों के लिए रिक्वायरमेंट है। और बहुत ज्यादा इससे अमाउंट गवर्नमेंट बोरो नहीं कर सकती, इट इज जस्ट टेम्पररी मिसमैचेस के लिए होता है ये। तो अब ये जो सेल और परचेज है एक तरीके से ये आरबीआई कोई वो नहीं है कि बैंक के लिए ऑप्शनल है, ये आरबीआई जो कहता है बैंक को करना पड़ता है। ठीक है, तो आरबीआई डेफिनेटली अपनी स्टडी करता होगा कि किसको कितना बेचना है, किससे कितना खरीदना है। पर जब भी वो सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो क्या होगा, उसने सेल किया बैंक को, तो बैंक हैज टू पे जो भी उसकी फेस वैल्यू होगी या जो भी उसका डिस्काउंटेड रेट, एग्जैक्टली हमें नहीं जाना उस चीज पे। पर अगर वो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा बैंक को, तो बैंक से पैसे लेगा आरबीआई, और उससे क्या होगा, इट हैज एब्सॉर्ब्ड लिक्विडिटी। अब बैंक से पास ज्यादा पैसे बचे नहीं टू लेंड इट फर्दर टू कस्टमर्स। और अगर वो परचेज कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो बैंक्स के पास पड़ी हुई हैं, उसने अगर परचेज किया तो उससे क्या हो रहा है, वो बैंक्स को पैसे दे रहा है। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो बैंक से पास ज्यादा पैसे होंगे तो ज्यादा बोरो, सॉरी, ज्यादा लेंड करेगा, एंड अगेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। तो आगे जो भी उसके हम ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी सीन कि उससे क्या क्या हो सकता है। तो अगर लिक्विडिटी ज्यादा है तो तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है। और अगर कम है तो वो इंजेक्ट लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए वो परचेज कर लेता है बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्लेक्सिबल मॉनेटरी टूल्स। इसमें क्या है, जो टोटल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, बस क्या है, जो हैंड्स हैं, कितना आरबीआई के पास है और कितना बैंक्स के पास है, बस उसमें ही चेंज आता है। कोई नई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे इशू नहीं की जाती। एक और इंस्ट्रूमेंट है विच इज कॉल्ड मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस या एबनॉर्मल सिचुएशंस जब क्रिएट होती हैं उसमें ही यूज किया जाता है, कि अगर मान लो बहुत ज्यादा एक्सेसिव लिक्विडिटी हो गई, इतना ज्यादा कैश आ गया मार्केट में कि उससे पूरा जो हमारी ग्रोथ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो सकता है, और फिर जो भी इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वी हैव ऑलरेडी सीन। तो जैसे कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम हुआ था, डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ था कि आज सबको अपना अपना कैश बैंक के पास के रखना पड़ा। तो बैंक्स दे वर फ्लश विद मनी, बहुत ज्यादा पैसा था उनके पास। तो इतना ज्यादा पैसा बैंक्स के पास रखना वाज नॉट गुड। तो आरबीआई ने क्या किया था, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स इशू किए थे और उसने वो बैंक्स को दिए, और वहां से फिर वो पैसे अपने पास रख लिए, एक तरीके से उसने लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पे उसने एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्रिंट किया, इट फुटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज। ऐसी ही कंडीशन बनी थी पोस्ट 2004। यहाँ पे 2-3 साल तक क्या हुआ था, अचानक से बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना शुरू हुआ था। तो जब इतना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था, तो डॉलर्स के फॉर्म में आएगा या पाउंड्स के फॉर्म में आएगा। तो जनरली क्या होगा, जब वो आएगा तो यहाँ पे वो सेल करके रुपी में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो अब रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, रुपी जो आरबीआई है या गवर्नमेंट है उसको ज्यादा रुपए को खर्च प्रिंट करना पड़ेगा। तो अगेन इससे क्या होता है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए भी गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स। नेक्स्ट टूल इज क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या होता है, एक लास्ट रिसोर्ट ऑप्शन है ये। मतलब जब एकदम सब कुछ बर्बाद हो चुका है, रिसेशन बहुत बुरी तरीके से आ चुका है, तभी सेंट्रल बैंक्स क्वांटिटेटिव ईजिंग में कूदते हैं, अदरवाइज दे सिंपली इग्नोर इट, अवॉइड इट, और कोई बात भी नहीं करते इसके बारे में। जब लिक्विडिटी बहुत कम हो जाए, रिसेशन है मार्केट में, कोई क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अब बर्बाद हो चुकी हैं इकोनॉमी में, तब आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो भी होगा वो स्टेप इन करेगा, और वो ऐसी सिक्योरिटीज खरीदना स्टार्ट करेगा जो कि जनरली वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में नहीं खरीदता।
और जो बाकी उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं वो फेल कर चुके हैं। तो अब वो क्या करता है, वो ऐसी सिक्योरिटीज बाय करना शुरू करता है जो कि अब जंक हो चुकी हैं, जो कि अब किसी काम की नहीं रह गई हैं। और जनरली ये प्राइवेट बॉन्ड्स होते हैं, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं होते। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जनरली जंक नहीं होते। तो जो प्राइवेट बॉन्ड्स हैं जंक हो चुके हैं, तो अब ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए वो क्या करते हैं, वो जंक बॉन्ड्स को सेंट्रल बैंक खरीदना स्टार्ट करता है और उसके बदले में पैसे बैंक्स को या जो भी कंपनीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उसको देना शुरू करता है, ताकि जो प्रोडक्शन साइकिल है, जो कैश फ्लो है, वो दोबारा से स्टार्ट हो सके। ये 2008 में फेडरल बैंक ऑफ यूएसए जो था, जिसको हम फेड भी बोलते हैं, उसने बहुत बड़े लेवल पे ये काम शुरू किया था। मतलब इट वाज अ पैकेज, ह्यूज पैकेज, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में हम बात कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी उस टाइम पे। तो इसमें हुआ एक तरीके से, थोड़ा सा हम देख लेते हैं शॉर्ट में कि ये था क्या। जो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस है, वी हैव ऑल हर्ड अबाउट इट, और कईयों को पता भी होगा एक्चुअली में हुआ क्या था। तो इसमें क्या था कि जो हाउसेस थे, जब आप घर खरीदने जाते हैं लोग, तो दे टेक लोन फ्रॉम अ बैंक। आपने लोन लिया, अब बैंक क्या करेगा, आपको लोन दे दिया और उसने जो मॉर्टगेज होता है, मॉर्टगेज इज बेसिकली लोन पेपर, जो हाउस घरों के जो होते हैं उसको मॉर्टगेजेस बोलते हैं। तो उसने फंड को या पैसे को दिया होम ओनर को, और जो मॉर्टगेज था वो अपने पास रख लिया। अब वो क्या करेगा, जो उससे भी बड़ा बैंक होगा, लेट्स से देयर इज अ स्मॉल बैंक और उससे फिर बड़ा बैंक, यूएस में देयर इज अ एंटायर हायरार्की ऑफ बैंक्स। तो जो उससे बड़ा, बहुत बड़े बड़े बैंक, जब हम जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली इनकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये जो मॉर्टगेजेस थे वो छोटे बैंक से, बहुत छोटे बैंक से उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया, और उसके बदले का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पे करके उस बैंक को पे कर दिया। तो अब जो भी मैं ईएमआई भरूंगा, या जो भी कस्टमर है जब ईएमआई भरेगा, तो वो ईएमआई किसके पास जाएगी, छोटे बैंक के पास नहीं, तो जो बड़ा बैंक था उसके पास जाएगी। तो अब बड़ा बैंक क्या करेगा, वो सोचेगा कि इससे मैं क्या करूं कि मेरे पास भी बहुत सारा रिस्क आ चुका है और मैं इससे और पैसे भी कमा सकता हूं। कैसे? वो उसको एक मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी में कन्वर्ट करेगा। इट्स लाइक कि मेरे पास 10 करोड़ के लोन है, मॉर्गेजेस पेपर पड़े हुए हैं, तो मैं उसको सबको कंबाइन करूंगा एंड आई विल मेक इट वन इंस्ट्रूमेंट। और उसको हो सकता है मैं अब 10-10 रुपए के उसके अगेंस्ट बॉन्ड, करीब 1 करोड़ बॉन्ड क्रिएट करूं, और मैं इन्वेस्टर्स को सेल कर दूं वो बॉन्ड। तो मेरे जो बड़ा बैंक है, नाउ इट विल हैव द मनी बैक, क्योंकि उसने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। अब जब भी होम ओनर जो भी ईएमआई पे कर रहा है और उसके पास ईएमआई आएगी उस बड़े बैंक के पास, तो वहां से जो प्रॉफिट हो रहा है वो इन्वेस्टर्स को एज प्रॉफिट वो देता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, इसमें धीरे धीरे पैसे आते हैं। ठीक है? तो ये पूरी एक चेन बनी हुई थी। और इन्वेस्टर्स भी कौन, अब ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, हेज फंड्स हो सकते हैं, ये इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अब यूएस में क्या था कि उनको लगता था कि हाउसिंग मार्केट कभी भी फेल नहीं कर सकता। तो अब हाउसिंग मार्केट अगर फेल नहीं कर सकता, तो इन्वेस्टर्स वर मोर देन हैप्पी कि हाँ, मॉर्गेज बैक जो सिक्योरिटीज हैं हमें पसंद है, दे नीडेड इट। और कुछ इन्वेस्टर्स ने तो ये भी किया, उसको फर्दर सिक्योरिटाइज करके, सिक्योरिटाइज मतलब अगेन जो चीज आपके पास है, जो भी बॉन्ड्स हैं या लोन्स हैं, उसको फर्दर सिक्योरिटी बना के, उसके फर्दर बॉन्ड्स बना के आपने उसको आगे पास ऑन कर दिया। तो ये भी कुछ सीडीओ थे, कोलैटरल डेब्ट ऑब्लिगेशन, ये कुछ चीजें थी, हमें डिटेल में नहीं जाना, हमें पढ़ना नहीं है ये चीजें। बट हुआ क्या कि जब आप, क्योंकि अब बैंक्स को लोन दे रहे थे, अब वो बड़े खुश थे कि बड़े बैंक्स जल्दी से उनसे लोन ले रहे हैं, उनको इंटरेस्ट भी जल्दी पे कर रहे हैं। तब उनको ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोन देना स्टार्ट करो। तो छोटे बैंक थे तो उन्हें ज्यादा ज्यादा लोन देना, क्योंकि ऊपर से डिमांड आ रही है, उन्हें मॉर्गेजेस चाहिए ऊपर वालों को, कि ज्यादा वो नीचे सिक्योरिटाइज करके बॉन्ड बना के, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज बना के वो बेच सकते हैं इन्वेस्टर्स को। तो अब उन्होंने उन लोगों को भी देना शुरू कर दिया, इन छोटे बैंक्स ने, जिनकी उतनी कैपेसिटी नहीं थी लोन को पे करने की। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सब प्राइम, क्योंकि जो प्राइम जो लोन टेकर्स होते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे पे देयर लोन्स ऑन टाइम। बट जब ऐसे लोग एग्जॉस्ट कर गए तब क्या करेगा, तो उसने क्या किया, ऐसे लोगों को देना शुरू किया जिनके पास कैपेसिटी नहीं थी, दे आर कॉल्ड सब प्राइम। दैट्स व्हाई दिस क्राइसिस इज कॉल्ड सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। तो इन्होंने जब ऐसे लोगों को देना शुरू किया, तो उन लोगों ने कुछ दिनों बाद डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे अब ये तो आगे पास ऑन करते जा रहे थे लोन को, लेकिन अब जब डिफॉल्ट करना शुरू किया, तो अब इन बड़े बैंक्स जिन्होंने जो सिक्योरिटी बना के इन्वेस्टर्स को बेचा था, तो इन्वेस्टर्स ने अब उनको पैसे मिलना कम हो गए।
जब पैसे मिलना इनको कम हो गए इन्वेस्टर्स को, तो उन्होंने अब दोबारा से बाकी जो अब सिक्योरिटीज थी उन्हें खरीदने से मना कर दिया। जब इन्होंने खरीदने से मना कर दिया, तो इन्होंने फिर बाकी जो छोटे बैंक से जो ले रहे थे, उन्होंने अब इनको मना कर दिया, क्योंकि ये फंस गए, बीच में बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, और छोटा मोटा नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे फिर छोटे बैंक से इन्होंने ऑलरेडी ये बहुत लोगों को लोन दे चुके थे जो कि सब प्राइम थे, तो अब इन्होंने जब लोन दे दिया इतने लोगों को, अब ये फंस गए, क्योंकि अब बड़े वाले जो बैंक हैं वो नहीं खरीद रहे हैं इनसे। और जब धीरे धीरे यहाँ पे डिफॉल्ट होना स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ, जो हाउस के रेट्स थे वो गिरना स्टार्ट हुए, और जब वो गिरना स्टार्ट हुए, तो जो बाकी रिस्पॉन्सिबल लोन टेकर्स भी थे, जो घरों में रह रहे थे और जो ईएमआई पे कर रहे थे, जब उन्होंने ये देखा कि भाई और जितना मैं पे कर रहा हूँ उससे बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं अब घरों के रेट, तो मैं क्यों पे कर रहा हूँ, सो दे लेफ्ट द हाउस। उन्होंने घर छोड़ना स्टार्ट कर दिया, दे स्टार्टेड शिफ्टिंग, और जब उन्होंने शिफ्ट करना स्टार्ट किया तो और ज्यादा डिफॉल्ट होना स्टार्ट हो गए। तो इससे क्या हुआ, एक टाइम आया जब ये पूरा जो साइकिल बनी हुई थी ये क्रैश कर गई, एंड इट लेड टू 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। और इसके रिपल्स पूरे वर्ल्ड में फील किए गए, इंडिया भी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ। उतना इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हम उतना ज्यादा एक्सपोज नहीं है थे तब तक ग्लोबलाइजेशन में, थे पर उतना नहीं थे। तो और प्लस हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा थे थोड़े, क्योंकि हमारे यहाँ बैंक्स में जनरली इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है। यूएस में जाओगे आपको हार्डली 1%, 2%, 3% मिलेगा। इंडिया में जनरली 4-5% आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, फिक्स डिपॉजिट पे 6% तक मिल जाता है, विच इज गुड एनफ। तो ये देख के भी थोड़ा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। सो दिस वॉज द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये जितने सिक्योरिटीज थी जगह जगह फंसी हुई, मॉर्गेजेस, सिक्योरिटीज, सीडीओज, तो ये अब वहां के फेडरल बैंक ने खरीदना शुरू किया, ताकि इन सब के पास पैसे दोबारा से आए और वो जो साइकिल है लेंडिंग और बोरोइंग की वो दोबारा से स्टार्ट हो सके। नेक्स्ट इज इंटरवेंशन इन फॉरेक्स मार्केट। इंटरवेंशन तभी होता है जब रुपी में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाए। वी नो कि हमारा जो रुपी है, हम जनरली उसको देखते रहते हैं कि $1 आज 70 रुपए है, 71 है, 72 है। तो इसकी जो करेंसी की जो वैल्यू है हमारी, अगर वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगे किसी दिन या कुछ दिनों में, तो यहाँ पे फिर आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर रुपी एप्रिशिएट करे, मतलब हो सकता है कि आज $1 70 रुपए था, अब $1 ₹68 हो गया, तो रुपी यहाँ पे स्ट्रांग हुआ, एप्रिशिएट किया। पर इससे प्रॉब्लम क्या है, इट हर्ट्स एक्सपोर्ट्स। क्यों? क्योंकि बाहर तो भाई देखो डॉलर्स में ही बिकेंगी ना चीजें। तो अगर कोई चीज $1 की बिक रही थी तो पहले वो 70 रुपए दे रहा था, अब वहीं वो ₹68 मिलेगा उस एक्सपोर्टर को। तो इससे क्या होगा, उसको नुकसान होगा, तो इट हर्ट्स एक्सपोर्ट्स। लेकिन अगर डेप्रिशिएट करता है तो $1 आज 70 है, कल को 72 हो गया, 72 हो गया, तो उससे क्या होगा, अब इंपोर्ट्स हमारे एक्सपेंसिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा रुपए खर्च करके डॉलर्स में कन्वर्ट करना होगा। अब पहले हम 70 रुपए में $1 कर रहे थे, अब 72 में $1 कर रहे होंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने लगता है। उसका रीजन ये है कि इम्पोर्ट्स कम नहीं होते, हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो इंपोर्ट्स हैं वो मैक्सिमम पोर्शन किसका है, फ्यूल का। जो पेट्रोल आता है, जो डीजल आता है, बेसिकली ऑयल जो आता है हमारा बाहर से, क्रूड ऑयल, उसका मैक्सिमम पोर्शन है और वो कम नहीं हो सकता। तो हमारे जो ये इनफ्लेक्सिबल हैं हमारे इंपोर्ट्स, तो इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, देयर इज अ राइज इन इन्फ्लेशन। तो आरबीआई को यहाँ पे स्टेप इन करना पड़ता है उस वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए। देखो धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा है, डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि फिर इकोनॉमी धीरे धीरे एडजस्ट करती रहती है। पर अगर बहुत तेजी से हो रहा है तो आरबीआई तुरंत उसे इंटरवीन करती है। और अगर मान लो कुछ ऐसा है कि अप्रिशिएट कर रहा है रुपी, तो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर्स के डिमांड को बढ़ाने के लिए वो डॉलर्स खरीदना स्टार्ट करेगा। तो जब डॉलर्स खरीदेगा किसके अगेंस्ट, यानी कि रुपया बेच रहा है तभी डॉलर्स खरीद रहा है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि रुपया बिक रहा है तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यू है वो गिरेगी। ठीक है, तो रुपी जो एप्रिशिएट कर रहा था अब वो स्टेबलाइज हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, हो सकता थोड़ा बहुत बढ़े, बट बेसिकली दे विल ट्राई टू स्टेबलाइज, क्योंकि इतना ही फिर वो डॉलर्स खरीदेंगे, ऐसा नहीं है खरीदते चले जा रहे हैं। और अगर रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है क्विकली, देन आरबीआई स्टार्ट्स सेलिंग डॉलर एंड बाइंग रुपी। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से आप रुपी की डिमांड क्रिएट कर रहे हो, तो रुपी विल एप्रिशिएट, अगेन रुपी स्टेबलाइजेस। So these are generally one-off measures and resorted to only when volatility is high. Next is qualitative tools. Qualitative tools are basically जो आप
बातचीत से करते हो, ठीक है, या आप उनको बस थोड़ा सा encouragement देते हो कि ऐसा करो। जैसे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स है और एक है मॉरल सुएशन। सेलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल्स में क्या होता है, इट encourages फ्लो ऑफ क्रेडिट टू सर्टेन टाइप्स ऑफ borrowers while discouraging फ्लो टू अदर्स, कि आरबीआई चाहता है कि यहाँ पे पैसे जाएं इस सेक्टर में और किसी सेक्टर में कम जाएं। तो रोक तो हम नहीं सकते, पर वो डिस्करेज करते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पे कम भेजो। तो वो कैसे करते हैं, एक दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, एक होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि आपने ये बोल दिया कि अगर आप लेट से इस सेक्टर को बोरो लेंड कर रहे हो पैसे, तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ दैट मनी आपको यू हैव टू कीप इट असाइड। वो आप किसी को लेंड नहीं कर सकते, इसको प्रोविजनिंग भी बोलते हैं, कि मान लो कोई सेक्टर बहुत रिस्की है तो उसके लिए क्या, वहां पे एनपी अगर क्रिएट होता है तो उसके लिए पहले थोड़ा सा प्रोविजनिंग करके रखनी पड़ती है बैंक्स को। तो फिर बैंक्स क्या है, वो अच्छा फील नहीं करते उस सेक्टर को लेके, तो फिर वहां पे जितना लेंड करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या हो रहा है कि आरबीआई ने कैप कर दिया कि भाई इस सेक्टर को आप इससे ज्यादा क्रेडिट दे ही नहीं सकते। मॉरल सुएशन इज जब आप परसुएड करते हो बैंक को टू अडॉप्ट अ सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है, तो कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट रेट को लो कर लो, कम कर लो, या थोड़ा सा स्मॉल बिजनेस को ज्यादा लोन दे दो। तो वो आप मीटिंग्स करा सकते हो, उनसे थोड़ा अपील कर सकते हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कोई चीज बोल रहे हो, आरबीआई कोई चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है तो बैंक्स को भी फिर थोड़ा सा अजीब लगता है कि उसकी बात को काटना, बिकॉज है तो उसका एक बॉस नहीं बट रेगुलेटर है आरबीआई बैंक्स का। तो दिस इज कॉल्ड मॉरल सुएशन, एक तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। 2018 में बजट में सेशन में, मतलब जो बजट सेशन में पार्लियामेंट में ऑलरेडी हमारे एक्ट में आ चुकी है। इट इज देयर स्टैट्यूटरली, लॉफुली इट इज देयर, बट आरबीआई इज स्टिल नॉट यूजिंग दिस फैसिलिटी। इसमें क्या है कि अगर कोई एक्सेस लिक्विडिटी आ जाती है, तो एक तो हमने देखा था इट इज मार्जिनल स्टैंडिंग, सॉरी, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स थे। पर अगर मान लो कोई एक्सेस लिक्विडिटी आ गई, जैसे कि अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है कोविड 19 सिचुएशन में, अभी इस वक्त जो बैंक्स हैं वो उनको लग रहा है कि अभी देना ठीक नहीं है, उनके पास भले ही कैश है पर वो लोन देने को रेडी नहीं है। तो वो क्या करेंगे, हो सकता है वो रिवर्स रेपो रेट फैसिलिटी अवेलेबल, लेकिन वो भी एक लिमिटेड फैसिलिटी है। तो एक ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि आप आरबीआई के पास जाओ और अपना जितना भी एक्स्ट्रा मनी है रख दो, आपको कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो काफी कम होगा, वो रिवर्स रेपो रेट से भी कम होगा, पर एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा, और प्लस द मनी इज सेफ, ठीक है। और आरबीआई इसलिए भी कंसिडर कर रहा है क्योंकि हो सकता है उसके पास बाकी और जो टूल्स हैं वो एडुकेट नहीं है इस लिक्विडिटी ऑपरेशन को, जहां पे एक्सेसिव लिक्विडिटी हो जाती है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। लास्ट इज रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। इसमें ये जो फ्रैक्शनल रिजर्व रिक्वायरमेंट बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, ये ग्लोबल नॉर्म है, ये हर कंट्री में फॉलो होता है। और इसमें बस ये है कि एक फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट जो भी आपके पास आ रहा है, जो भी आपके पास टाइम डिपॉजिट, जो कि टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स टाइप, और जो भी डिमांड लाइबिलिटीज हैं आपके पास, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, वो क्या होते हैं, जो ऐसे सेविंग्स बैंक अकाउंट में या रिकरिंग बैंक अकाउंट में, वहां पे जो करंट बैंक अकाउंट में, कि जो भी डिमांड के बेसिस पे निकाल सके। आज मैंने सेविंग्स बैंक में अपने पैसे जमा किए और मैं जब चाहूँ जाके निकाल सकता हूँ, आई कैन डिमांड माई मनी। बट फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, मैंने 1 साल या 2 साल या 5 साल के लिए अपने पैसे फिक्स कर दिए बैंक के पास। तो बैंक के पास इसी दो टाइप की लाइबिलिटी, दो टाइप के एसेट्स आ पाते हैं, या पैसे आ पाते हैं दो फॉर्म में। तो इसका जो भी टोटल होता है उसका कुछ फ्रैक्शन उसको अलग रखना पड़ता है, जो भी आरबीआई कहता है, ठीक है। तो अदर देन प्राइस स्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट, द मेजर एम ऑफ, एक तो देखो प्राइस स्टेबिलिटी उसका रिक्वायरमेंट है, अगेन लिक्विडिटी कंट्रोल कर सकते हो आप इससे, ठीक है। तो कैसे लिक्विडिटी कंट्रोल कर सकते हो कि भाई आपने कह दिया कि ज्यादा अब आपको फ्रैक्शन आपको रिजर्व में रखना है, तो बैंक के पास पैसे कम हो जाएंगे, पैसे कम हो जाएंगे वो लेंड कम कर पाएगा। तो अगेन दिस इज यूज एज अ लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल है तो प्राइस स्टेबिलिटी में यूज कर सकते हो। बट वन ऑफ द मेजर एम जो है इसका, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट का, वो है सेफ्टी ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड प्रोवाइडिंग लोन्स टू द गवर्नमेंट। कभी ऐसा हुआ कि अचानक से बहुत सारे लोग आ गए और अब मुझे अपना पैसा वापस मांगने लग गए, तो बैंक्स के पास हो सकता है उन्होंने सब कुछ लोन दे दिया हो अगर, तो उनके पास पैसे ही ना हो लोगों को वापस करने के लिए। इसीलिए ये जो फ्रैक्शन है, कुछ फ्रैक्शन उनको अलग से हमेशा रखना ही पड़ता है।
और जो फ्रैक्शन ये अलग से रखने पड़ते हैं, ये दो टाइप के फ्रैक्शंस हैं. वन इज कैश रिजर्व रेशियो एंड वन इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो सिंपली कैश के फॉर्म में certain percentage of amount banks have to keep with RBI, 3%, 4%, 5% जो भी RBI मैंडेट करता है from time to time. ठीक है. वैसे ही SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. इसमें क्या है, अगेन गवर्नमेंट बताता है, सॉरी RBI बताता है कि कितना आपको ये रेशियो मेंटेन करना है. यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप उसको लिक्विड कैश के फॉर्म में मेंटेन करो. यहाँ पे आप उसको गोल्ड के फॉर्म में भी कर सकते हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी कर सकते हो, या स्टेट डेवलपमेंट लोन. स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कुछ नहीं होते, जो बॉन्ड्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, वो उनको स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं, या जो भी इंस्ट्रूमेंट RBI नोटिफाई कर दे. तो दिस इज नियर अबाउट 20-22%. इतना आपको SLR अलग से रखना पड़ता है. जनरली वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में ही रखते हैं. और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, तो पैसा कहाँ गया है, गवर्नमेंट के पास गया है. और गवर्नमेंट के पास गया है, इसका मतलब गवर्नमेंट इज बोरोइंग. तभी हमने कहा था कि इसका वन ऑफ द एम्स क्या है, प्रोवाइडिंग लोन्स टू द गवर्नमेंट. तो फाइनली हमने सारे देख लिए. थोड़ा सा अगर हम समरी देखें, तो अगर हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, कैश रिजर्व रेशियो और SLR, अगर इन सबको हम डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, सॉरी इंक्रीज करते हैं, तो लिक्विडिटी जो है वो डिक्रीज करेगी. ठीक है. और अगर लिक्विडिटी, और अगर हम इन सबको डिक्रीज करते हैं तो लिक्विडिटी विल इंक्रीज. देखो सिंपल सी बात है, अगर रिवर्स रेपो रेट को आपने कम किया, तो कम करने से क्या होगा, RBI ज्यादा पैसे आप बैंक ले सकता है. ठीक है. और रिवर्स रेपो रेट भी कम किया, तो अब उसके पास कम इंसेंटिव अपने पैसे RBI के पास पार्क करने के लिए, तो ज्यादातर वो लेंड कर देगा. MSF रेट अगर आपने कम किया, तो उससे भी क्या होगा, अब ठीक है, वो अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट भी है तो भी वो पहुंच जाएगा. CRR कम किया, तो जो उसको फ्रैक्शन अलग से रखना था, अब उसको कम रखना है, तो वो लेंड कर सकता है. सेम गोज फॉर SLR. ठीक है. और OMO क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. तो RBI सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू एब्सॉर्ब लिक्विडिटी एंड बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू इंजेक्ट लिक्विडिटी. ये क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. तो एक तरीके से अभी तक आई नहीं है, बट आ सकती है. RBI बहुत एक्टिवली कंसिडर कर रहा है इसको. इट्स अ पार्किंग फैसिलिटी फॉर बैंक्स इन केस ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी. क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है, इट इंक्रीजेस लिक्विडिटी बाय बाइंग जंक बॉन्ड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. नीचे हमने देख रखा है सबसे ज्यादा कौन सा रेट होगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. तो उसके बाद रेपो रेट, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. सबसे कम यही होगा कि बस अगर पैसे ज्यादा हैं जाके रख दो. So this is all about the tools of monetary policy. So guys, I hope you understood the different monetary tools used by RBI to control the inflation. So in the next video, we will study about the infrastructure development programs of India. So stay tuned for the next video, but please do not forget to like, subscribe, share and comment. ये बहुत ज़रूरी है. आप बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा. प्लीज़, वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. थैंक यू सो मच.